हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ प्रीनिक आईएएस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो आइए पढ़ते हैं। तो जो सब्सिडरी अलायंस है, इसको इंट्रोड्यूस किया था 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये क्या था? ये एक पॉलिटिकल, प्रोटेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी। अब इससे क्या मतलब? तो क्या था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या लाई थी, एक पॉलिसी लाई थी जिससे वो क्या करना चाहती थी, जो भारत के रूलर हैं उनको शक्ति विहीन करके उन्हीं की जगह पे क्या अपनी एक आर्मी डिप्लॉय करना चाहती थी। अब ये ऐसा क्यों करना चाहती थी? ये इसलिए करना चाहती थी कि क्या था, 1789 में क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था और इसमें क्या हुआ था, फ्रेंच में रिपब्लिक को हटाकर क्या लाए थे, डेमोक्रेसी लाए थे। लेकिन फ्रेंच के आसपास वाले जो ब्रिटेन वाला एरिया था उसमें क्या चल रहे थे, उसमें रिपब्लिक ही चल रही थी। तो इनको ये डर था कि हमारी जनता भी अब क्या करने लगे, रिपब्लिक को हटाकर डेमोक्रेसी की मांग ना करने लगे। बाद में ऐसा हुआ भी, ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी आई। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था तो एक जो नेता थे वो बड़े उजागर हो रहे थे। उन सबको आप जानते होंगे, उनका नाम था नेपोलियन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे इनका बड़ा क्या राइज हुआ। अब ये क्या हुआ, नेपोलियन क्या कर रहे थे, अपने युद्ध अभियान कर रहे थे और ये अब आना चाह रहे थे इंडिया की तरफ। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको बड़ा डर था, अगर नेपोलियन इंडिया आ गए तो इंडिया आने से क्या होता कि जो ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा उपनिवेश था वो क्या था, इंडिया में था। सबसे बड़ी कॉलोनी उनकी क्या थी, इंडिया में। और सबसे ज़्यादा टैक्स इंडिया से जा रहा था, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा था, तो इंडिया से जा रहा था। उनका आधा खर्चा जो चल रहा था, नॉट आधा, 80% से ज़्यादा रेवेन्यू जो आता था वो अकेले आता था, कहाँ से, इंडिया से। और वो इंडिया को अपने हाथ से कैसे भी नहीं जाने दे सकते थे। उन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर नेपोलियन इंडिया आता है तो हम क्या करते हैं, इंडिया में जगह जगह अपनी एक आर्मी बेस बना देते हैं। तो नेपोलियन आएगा कहाँ से, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आएगा। तो हम क्या करते हैं, इंडिया में जगह जगह पर क्या करते हैं, अपनी आर्मी बनाकर स्टैब्लिश कर देते हैं। तो कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कहीं से एक जगह आर्मी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी आर्मी पहले से वहाँ होगी। इसीलिए वो क्या लेकर आए थे, सब्सिडरी अलायंस। तो जो सब्सिडरी अलायंस था ये साइन होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन रूलर्स के बीच में। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके पास तो रीज़न था सब्सिडरी अलायंस के लिए, लेकिन जो इंडियन रूलर थे वो क्यों माने इस पे साइन करने के लिए। तो अब होता क्या था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने रूलर को क्या बोला कि जो आपके आसपास के जो राज्य है, स्टेट हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडवांस कर रहे हैं जितनी भी और फॉरेन जो कंपनीज आई थी उनके साथ मिलकर, जैसे कि डच हो गया या फिर फ्रेंच हो गया, इस तरीके से। और ये क्या कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर आपके स्टेट को एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, रूलर्स के अंदर डर बिठाना चालू कर दिया और उनको ऐसा लगने लगा कि कभी भी कोई भी बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है और हमें एक अच्छी आर्मी की ज़रूरत है। तो अब इनको जो ये डर था तो इन्होंने सोचा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके जो ऑफर है सब्सिडरी अलायंस का, ये काफ़ी अच्छा है। क्यों अच्छा है, ये क्या कह रहे थे कि जो आपकी जो ट्रेडिशनल आर्मी थी उसको हम क्या करेंगे, डिसॉल्व कर एक मॉडर्न एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से पूर्ण हम एक आर्मी क्रिएट करेंगे। किसके लिए, आपके लिए, जो क्या करेगी, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। अब इन्होंने क्या बोला राजा से कि हम ये जो आर्मी है वो आपके लिए बना रहे हैं, आपके राज्य से ही लोग ले रहे हैं, तो इसका खर्चा अब कौन उठाएगा, तो आपको उठाना पड़ेगा। तो जो रूलर थे उन्होंने सोचा कि आर्मी जो बन रही है हमारे लिए बन रही है और हमारे स्टेट के लोग ही क्या आर्मी में डिप्लॉयड हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका खर्चा उठा सकते हैं। तो अब इन्होंने कितनी कुटिल चाल चली कि राजा की जो आर्मी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी आर्मी राजा के खर्चे पे ही क्या बना ली। अब ये जो आर्मी थी इसको प्रशिक्षण कौन दे रहा था, तो इसको प्रशिक्षण ऑब्वियसली कौन दे रहा था, ब्रिटिश दे रही थी। तो ये बात किसकी मानेंगे, ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मानेंगे। लेकिन राजा को क्या लगता था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए आर्मी बना रही है और ये आर्मी भी यहीं रहेगी, आर्मी अपने साथ तो लेकर चले नहीं जाएंगे। बस उनको यही भ्रम था कि ये आर्मी हमारी है, बट वो रियलिटी में आर्मी किसकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की।
इसके साथ साथ इनकी कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि अगर आप सब्सिडरी अलायंस पे साइन करते हैं तो क्या होगा, जो रूलर थे उनके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। अब ब्रिटिश रेजिडेंट क्यों रहेगा? रेजिडेंट इसलिए रहेगा कि अब हो सकता है जो रूलर है उनकी कोर्ट में क्या रहेगा, जितने भी उस स्टेट के अफेयर्स होंगे या फिर जितने भी मसले होंगे वो डिस्कस होते होंगे। तो ये ब्रिटिश रेजिडेंट ये क्या करेगा, जो उनकी जो राज्य की खबर होगी वो किसको पहुंचाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाएगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि आपके राज्य में क्या चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी जो प्लान है, पॉलिसी है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन रियलिटी में क्या होता था कि ये राज्य की जितनी भी अहम जानकारी होती थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाती थी और वो उसी हिसाब से क्या करती थी, अपने प्लान बनाती थी और धीरे धीरे क्या करती, स्टेट को अपने कब्जे में ले लेती। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला कि अगर जो रूलर है जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन की है वो किसी और स्टेट के साथ ना वॉर डायरेक्टली कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आपको वॉर करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ना ही आप ट्रीटी कर सकते हैं, अगर ट्रीटी करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ना ही आप अलायंस बना सकते हैं किसके साथ, किसी और स्टेट के साथ विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला, अगर रूलर है उन्होंने किसी पोस्ट पर किसी और फॉरेन कंपनी के इंसान को रखा हुआ है और अगर आपने सब्सिडरी अलायंस साइन की है तो आपको उस पोस्ट पे जो फॉरेन कंपनी का इंसान है उसको हटाकर वहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स होंगे उनको वहाँ रखना पड़ेगा। मतलब आपके राज्य में, आपके स्टेट में आप किसी के साथ क्या नहीं कर सकते, आप कोई भी फॉरेन जो कंपनीज़ है उनको किसी भी पोस्ट पे नहीं रख सकते। अगर आपने ऐसा कर रखा है कि उस पोस्ट पे कोई है तो आपने सब्सिडरी अलायंस साइन करी है तो आपको उसको हटाकर उसकी जगह ब्रिटिश को लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या बोला था इन्होंने कि हम आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे किससे, फॉरेन अटैक से एंड इंटरनल अटैक से। फॉरेन अटैक मतलब कोई दूसरा राज्य या स्टेट उनके ऊपर अटैक कर रहा है। इंटरनल अटैक या फिर इंटरनल अटैक क्या कि कोई मंत्री है या फिर कोई एक सोल्जर है, उन्होंने अपना ग्रुप बना के क्या किया, राजा के अगेंस्ट में क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो ये भी कौन प्रोटेक्ट करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब होता क्या है, कुछ जो रूलर होते हैं वो तो खुशी खुशी मान जाते हैं किसके लिए, सब्सिडरी अलायंस पे साइन करने के लिए। बट कुछ रूलर होते हैं जो नहीं मानते, जैसे कि टीपू सुल्तान। वो इसको साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि टीपू सुल्तान इस पे साइन करे, इसलिए अब ये क्या करने लगे थे, लोगों को फोर्स करने लगे थे। इसलिए अब इन्होंने टीपू सुल्तान के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था। और होता भी कुछ ऐसा ही है, अटैक के बाद टीपू सुल्तान की जैसे ही डेथ होती है उसके बाद मैसूर से भी सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया जाता है। टीपू सुल्तान ने बोला था कि सब्सिडरी अलायंस साइन करने की वजह मैं युद्ध में मरना पसंद करूँगा। तो ये इनका एक स्टेटमेंट था सब्सिडरी अलायंस को लेकर। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। तो जो सबसे पहले साइन किया था वो किया था हैदराबाद ने। कब किया था, 1798 को। इसके बाद मैसूर 1799, तंजौर, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ये भी 1799 में। अवध 1801, पेशवा जो कहाँ पे थे, पुणे, इन्होंने क्या किया था, 1802 में साइन कर लिया था। अब जो मराठा फेडरेसी थी वो टूट गई थी, किस पे, पेशवा, भोसले, होलकर्स में, है ना। तो जो पुणे के जो पेशवा थे उन्होंने साइन की थी क्या, सब्सिडी अलायंस 1802 में। फिर भोसले ने की थी, भोसले कहाँ थे, नागपुर में थे। ग्वालियर, ग्वालियर में कौन था, सिंधिया, 1804। देन होलकर, होलकर कहाँ थे, इंदौर में। और होलकर में से आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा फेमस कौन थी, मैंने आपको बता ही दिया है, राजमाता अहिल्या बाई। इन्होंने 1818 में क्या किया था, साइन किया था। इसके बाद जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, इन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस साइन किया था 1818 में। तो अब होता क्या है, जैसे ही सब्सिडरी अलायंस साइन हो जाता है तो जो रूलर होते हैं वो और कैसे हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। क्यों, अब रूलर का काम क्या था,
अपने राज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्रोटेक्ट कर कौन रहा था? उन्होंने ये जिम्मा किसको दे दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उनको क्या लगता था कि अगर कोई फॉरेन अटैक हो रहा है या इंटरनल कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? उसको अपने आप खत्म कर लेगी। अब धीरे धीरे ये बिल्कुल केयरलेस होने लगे थे, आर्मी पे उनका ध्यान नहीं जाता था, और ये जो आर्मी थी वो धीरे धीरे रूल की बात ना मानते हुए किसकी बात मानती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मानती थी। धीरे धीरे क्या हो रहा था, अगर किसी भी राज्य की आप जो आर्मी होती है उसको कमज़ोर कर देते हैं, फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं वो किसी और के हाथ में आ जाते हैं, तो राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने। अब सब्सिडरी अलायंस से पे इन्होंने क्या किया था कि जो राजा थी उनको शक्ति विहीन करना चालू कर दिया। अब जैसे ही वो शक्ति उनकी कम होने लगी तो ये एक और पॉलिसी लेकर आए, वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे इन्होंने क्या किया, जैसे ही राजा और शक्ति विहीन होते चले गए, इन्होंने उनके राज्य पर क्या कब्जा करना चालू कर दिया। तो अब देख रहे हैं इनकी दो पॉलिसी ने क्या किया, जो इंडियन रूलर थे जिनकी जड़ें इतनी मजबूत थी उनको बिना किसी आर्मी के, बिना किसी युद्ध या वॉर के क्या कर दिया, हराते चले गए और उनके एरिया, उनके स्टेट पे अपना कब्जा बना लिया। तो आप देख सकते हैं जो काम आर्मी नहीं कर पाई वो किसने कर दिया? डिप्लोमेसी ने कर दिया। तो अब हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सब्सिडरी अलायंस के नोट्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा और साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, प्लीज रीड इट। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले हैदराबाद ने किया था, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा 1808, सिंधिया एंड गायकवाड़। ओके, अब हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसको इम्प्लीमेंट किया था 1848 में। अब देखिए, अगर किसी भी एरिया को आपको कॉलोनाइज करना है तो आपको 3 मेजर चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। कौन कौन सी? देखो, कॉलोनाइज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि वहाँ पे इकोनॉमिक डोमिनेंस बनानी पड़ेगी, साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड कल्चरल डोमिनेंस। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ। इकोनॉमिक डोमिनेंस इन्होंने कैसे बनाई? जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ थी जैसे कि डच, फ्रेंच, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इनको भारत से खदेड़ दिया और अपना वर्चस्व स्थापित किया, ठीक है, और अपनी ट्रेड में क्या मोनोपोली बना ली। पॉलिटिकल डोमिनेंस करने के लिए ये लेकर आए सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसी। साथ ही साथ इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये सारे युद्ध जीत के क्या किया था, भारत में अपनी नींवें मजबूत कर ली थी। अब जैसे ही क्या होता है, स्टेट एनेक्स करने लग जाते हैं, ये क्या करते हैं, कल्चरल डोमिनेंसी शो करते हैं। कल्चरल डोमिनेंसी शो करने के लिए कैसा, ये क्या करते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज लाते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज लाते हैं भारत में, ये क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते हैं। भारतीय जो शिक्षा और ट्रेडिशन थे उनको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं ये क्रिश्चियन मिशनरीज, और अपनी जो शिक्षा थी, फॉरेन जो एजुकेशन थी या फॉरेन जो ट्रेडिशन थे वो क्या करते हैं, भारत के ऊपर थोपना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई एरिया है, अगर आप इस पर चाहते हैं कि ये क्या करें, आपके ट्रेडिशन, आपकी वैल्यू और कल्चर को फॉलो करें, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वहाँ के जो लोग होंगे, उनके जो ट्रेडिशंस होंगे, उनको डिस्ट्रॉय करते चले जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, अपना जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उस क्या करेंगे, इम्पोज करना चालू कर देंगे, है ना। उनको उसके बारे में बताना चालू कर देंगे, उनको कंपलसरी कर देंगे कि आपको ये करना ही है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो अपनी जो पुरानी जनरेशन या फिर उसको तो भूल जाएगी, और जो उनको नया सिखाया गया है वो सीख जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, कल्चरल डोमिनेंसी करना स्टार्ट कर दिया। अब हम वापस लौटते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कौन लाए थे, लॉर्ड डलहौजी लाए थे। इनका उद्देश्य क्या था कि जो स्टेट है जो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं, अब उनको क्या करना है, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, अपने अंदर मिला लेगी, उनको अपने अधीन कर लेगी। तो होता क्या था, जैसे कि कोई स्टेट है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में है। तो मान लीजिए अगर उनका कोई रूलर है, उनकी डेथ हो जाती है और उनका कोई मेल सक्सेसर या हायर नहीं होता है, तो ये क्या करती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस स्टेट को क्या कर लेती थी, एनेक्स कर लेती थी। लेकिन अब भारतीय परंपरा में क्या था, अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आप उत्तराधिकारी का गोद ले लेते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी उसको सक्सेसर नहीं मानती थी। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको सक्सेसर नहीं मान रही है तो क्या होता था, जो एरिया जो स्टेट था वो कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अगर वो उसको मान लेती है कि हाँ ये सक्सेसर है, तो फिर वो एरिया को पूरी तरीके से एनेक्स नहीं किया जाता था, वो ब्रिटिश के अधीन होता था। वो कोई अपने खुद के फैसले नहीं ले सकता था, कुछ नहीं कर सकता, बट एक पपेट रूलर की तरह वहाँ काम करता था। तो ये क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने साइन की थी, आइए हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो साइन की थी वो थी सतारा 1848, जैतपुर 1849, फिर की थी संभलपुर ने, ये भी 1849, भगत इसने 1850 में साइन की थी, झांसी एंड नागपुर 1854। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको एनेक्स इसलिए किया था क्योंकि इनके पास क्या नहीं था, मेल सक्सेसर नहीं था। लेकिन अवध के साथ केस अलग था। अवध के साथ क्या हुआ था, 1856 में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कब्जा कर लिया गया था। अब इसको कब्जा क्यों किया गया था, क्या इनके पास कोई मेल सक्सेसर नहीं था, इनके मेल सक्सेसर थे, बट इसको मेल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत क्या कर लिया गया था कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है कि जो आपका स्टेट है वो एनेक्स कर रही है। तो इससे अब हमें क्या पता चलता है कि जो पॉलिसीज़ थी ये सब सिर्फ दिखाने के लिए थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब चाहे किसी भी स्टेट को क्या कर एनेक्स कर लेती थी। तो बस आज के लिए इतना ही। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भागत, उदयपुर, झांसी, नागपुर एंड अवध, ये स्टेट थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स साइन की थी। तो बस आज के लिए इतना ही। फॉर मोर कंटेंट फॉलो ब्रेन गाइस।